फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे 1857 रिवॉल्ट के बारे में, जिसमें मैंने आपको सारे ही इवेंट्स के बारे में बताया था, रीजंस के बारे में बताया था कि क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट होता है। अब है आपका मेन इवेंट्स ऑफ द रिवॉल्ट की जब ये रिवॉल्ट शुरू हो गया सिपाहीस के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा, तो उसके बाद क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स और किस किस जगह पर होते हैं। सबसे पहले है मेरठ। मैंने आपको इमीडिएट कॉज में बताया था कि किस तरीके से मंगल पांडे जो है एक सिपाही था, उसने रिवॉल्ट कर दिया था अपने ही साथियों के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि वो जो राइफल आई थी उसको उसने इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। जब उसको फांसी दी जाती है तो किस तरीके से सिपाही जो होते हैं बाकी मेरठ के भी, वो उसको एक शहीद मानकर उसकी राह पे चलते हैं और वो भी उन राइफल्स को यूज़ करने से मना कर देते हैं और उनको जेल हो जाती है। इस तरीके से सिपाहियों के अंदर जो है एक तरीके का गुस्सा जो इतने सालों से चल रहा होता है वो सामने आ जाता है। तो सबसे पहले है मेरठ कि किस तरीके से जो सिपाहियों के साथ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उससे जो मेरठ के आदमी हैं वो रिवॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं। वो जेल तोड़ते हैं और अपने जितने साथी होते हैं उनको फ्री करते हैं। यूरोपियन ऑफिसर्स को जो है गोली मार देते हैं, उनके बंगलों को जो है आग लगा देते हैं और उनकी जो टेलीफोन लाइन होती है, टेलीग्राफ लाइन जो होती है दिल्ली तक की, वो कट कर देते हैं जिससे वो किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट ना कर सके। अब नेक्स्ट है दिल्ली कि अगली सुबह वो दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं, जहाँ पर वो वहाँ के लोकल सिपाहियों से मिलते हैं। वहाँ के वो यूरोपियन ऑफिसर्स को मार देते हैं और पूरी सिटी को कैप्चर कर लेते हैं। 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफ़र को जो है एक तरीके से फोर्स किया जाता है कि वो इस रिवॉल्ट की जो है वो लीडरशिप ज्वाइन करे, वो लीडर बने और वो लीडर बन जाते हैं और उनको जो है हिंदुस्तान का फिर से एम्परर प्रोक्लेम्ड कर दिया जाता है। हर तरफ हम देखते हैं कि ये नारा जो है वो गूंज उठता है कि दोबारा से मुग़ल एम्पायर जो है हम लोग प्रोक्लेम करेंगे, दोबारा से हम मुग़ल एम्पायर को मानेंगे और गनों का इस्तेमाल जो है वो शुरू हो जाता है। जल्दी जल्दी ये सारी खबर फैलनी शुरू हो जाती है कि कंपनी राज अब बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है, अब कंपनी का राज ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से मुग़ल राज हम पे शुरू होगा। और इस तरीके से ये जो सिपाही का जो रिवॉल्ट शुरू होता है मेरठ से, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। दिल्ली को कैप्चर करने के बाद जो रेबेलियंस है वो बाकी एरिया की तरफ भी बढ़ते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो है वहाँ पे बढ़ते हैं, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न बिहार, इन सब एरिया की तरफ भी कवर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सक्सेस जो इनको मिलती है वो बहुत ही छोटी होती है। बहुत जल्दी जो है ब्रिटिश के सिपाही जो है, ब्रिटिशर्स सिपाही जो है वो पंजाब, दिल्ली यहाँ पे पहुँचते हैं और सितंबर 1857 तक आते आते ये पूरी जगह जो है दोबारा से रिकवर्ड कर लेते हैं। चारों तरफ जो है एक टेरर हो जाता है, एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को जो है विदाउट ट्रायल यानी कि बिना जेल में भेजे डायरेक्टली उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। बहादुर शाह जफ़र को कैद कर लिया जाता है और उनको रंगून भेज दिया जाता है। दो रॉयल प्रिंसेस, एक जो बहादुर शाह जफ़र के बेटे थे और एक जो उनके पोते थे, उन दोनों को मार दिया जाता है और उनकी बॉडी को स्ट्रीट्स के ऊपर दिखाया जाता है, जिससे कि लोगों के मन में एक डर पैदा हो सके कि अंग्रेज़ों का जो राज है वो कितना खौफनाक है और उनको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और इसी के साथ जो मुगल्स है वो फाइनली एंड की तरफ हो जाते हैं, मुगल्स ख़त्म हो जाते हैं। अब है कानपुर। कानपुर का जो रिवॉल्ट है वो नाना साहिब लेड करते हैं। नाना साहिब जो पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे, उन्होंने कानपुर को कैप्चर किया और अपने आप को वहाँ पर पेशवा घोषित कर दिया। लेकिन उनकी भी ये विक्ट्री बहुत छोटी होती है क्योंकि ब्रिटिश आर्मी वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच जाती है और दोबारा से कानपुर को रिकैप्चर कर लेती है। रिबेल्स को जो है वो पनिश किया जाता है। नाना साहिब किसी तरह अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उनके जो ब्रिलियंट कमांडर होते हैं तात्या तोपे, वो आखिर तक लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ के जो सिपाही होते हैं, लखनऊ जो उस वक्त कैपिटल थी अवध की, वो उस वक्त जैसे मैंने आपको बताया था कि जब अवध को कैप्चर कर लिया जाता है तो वहाँ के जो लोकल सोल्जर्स होते हैं उनको अपनी जॉब
से हाथ धोना पड़ता है, तो ये जो डिसबैंडेड सोल्जर्स होते हैं उनके साथ हाथ मिला लेते हैं, और साथ साथ जो ताल्लुकदार होते हैं, किसान होते हैं, वो सब भी साथ में मिल जाते हैं और रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। इस रिवॉल्ट को जो लखनऊ में किया गया था वो हज़रत महल जो है वो लेड करती है। हज़रत महल जो अवध के जो नवाब थे जिनको उनकी गद्दी से हटा दिया गया था, उनकी रानी थी। ब्रिटिश फोर्सेस वहाँ पे पहुँचती है और बहुत महीनों तक, कुछ महीनों तक वहाँ पे लड़ाई चलती है। तो इंग्लैंड से फिर और फोर्सेस बुलाई जाती है जिससे लखनऊ को रिकैप्चर किया जा सके। लखनऊ को रिकैप्चर करने के बाद जो है जितने भी रेबेलियंस होते हैं वहाँ पर, उन सबको पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। जो क्वीन होती है, क्वीन हज़रत महल, किसी तरह अपने आप को बचाकर वो वहाँ से बचती है और नेपाल चली जाती है। अब है झांसी। झांसी जो सेंट्रल इंडिया में था, वहाँ का जो रिवॉल्ट है वो बहुत ही ग्रेट रिवॉल्ट माना जाता है, क्योंकि उसकी जो लीडर थी वो 22 साल की रानी लक्ष्मीबाई थी। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी और बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से और बहुत ही करेजियस होकर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। झांसी को कैप्चर कर लिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई किसी तरह वहाँ से बच के भागती है, लेकिन अपने फोर्सेस को दोबारा से वो बनाती है और तात्या तोपे की मदद से ग्वालियर को कैप्चर करती है। ग्वालियर में जो उस वक्त राजा थे, राजा सिंधिया, वो अंग्रेज़ों के मित्र थे, इस वजह से वो ग्वालियर को कैप्चर करती है और सिंधिया को हराती है। तो उनकी जो ये फाइटिंग है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। रानी लक्ष्मीबाई एक सोल्जर की तरह ड्रेस्ड होती थी, उनके हाथ में तलवार होती थी और जो घोड़े की नाल होती थी जिससे घोड़े को चलाया जाता है, उसकी जो नाल होती थी उसको अपने मुंह से पकड़कर घोड़े के ऊपर सवार करती हुई वो एक टाइग्रेस की तरह लड़ाई लड़ती थी और उनकी डेथ होती है। लेकिन बहुत ही ब्रेवली लड़ते लड़ते वो अंग्रेज़ों से अपनी जान, उनकी शहीद कह सकते हो कि वो शहीद होती है। वो एक सिंबल बन जाती है करेज की और ब्रेवरी की और एक फ्रीडम की जो स्पिरिट होती है उसकी, कि आगे आने वाली जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे, जो भी यूथ रहे, उनके लिए वो एक एग्जाम्पल सेट करके जाती है और उनके लिए वो हमेशा इंस्पिरेशनल बनती है। 1858 जुलाई तक आते आते 14 महीनों के बाद, 14 मंथ के बाद जो है, जहाँ पे मेरठ का रिवॉल्ट शुरू हुआ था, वहाँ से लेके तब 14 मंथ्स के बाद तक का टाइम पीरियड के बाद एक पीस डिक्लेयर कर दिया जाता है। पूरा रिवॉल्ट 14 महीनों के अंदर ही सिमट जाता है और ये हो जाता है कि अभी ब्रिटिश राज कायम रहेगा, ब्रिटिश राज को अभी कोई नहीं हरा सकता। तो इस तरीके से ये सारे इवेंट्स थे जो कहाँ कहाँ किस किस राजा ने लड़ाई लड़ी और किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इन सारे राजाओं को या रानियों को जो है, उन जगहों को जो है वो कैप्चर किया। अब है रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस रिवॉल्ट का रिज़ल्ट क्या रहता है। हालांकि अगर हम देखें तो एक तरीके से रिवॉल्ट फेलियर साबित हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स अभी भी भारत में रहे, लेकिन उसके बावजूद कई सारे पॉजिटिव पॉइंट भी इसके हम देखते हैं। तो उसके रिज़ल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं जो हमारे मॉडर्न इंडिया के लिए एक लैंडमार्क साबित होते हैं। सबसे पहला कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में जब ये ब्रिटिशर्स आए थे तो वो एक कंपनी के रूप में आए थे कि हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत के ऊपर रूल करती थी, अब उस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। अब जो डायरेक्ट रूल होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में चला गया या फिर इंग्लैंड की जो क्वीन है उनके अंडर चला गया। क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया 1876 में। क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया जिसमें कहा गया कि हम भारतीयों के भी हित का काम करेंगे, उनके भी वेलफेयर का काम करेंगे। जो इंडियन स्टेट्स हैं उनके साथ जो ट्रीटीज़ की गई है उनको भी हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे, उनके साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं करेंगे। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आया गया था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ख़त्म कर दिया गया और ये कहा गया कि एडॉप्टेड सन को जो है वो उत्तराधिकारी मान लिया जाएगा। जितने भी रिबेल्स थे उनको एक तरीके से माफ़ी दी गई कि कोई बात नहीं, इस बार हम तुम्हें मौका देते हैं, लेकिन उन रिबल्स को मौका नहीं दिया गया जिन्होंने ब्रिटिशर्स को मारा था। जो पीसफुली जिन्होंने, अगर किसी ने रिबेल किया है तो उसको छोड़ दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई कि अब से वो किसी भी सोशल या रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि
मैंने आपको कॉजेज़ में पढ़ाया था कि सोशल और रिलीजियस मैटर बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसकी वजह से लोग उनसे नाराज़ थे। तो उन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया कि अब वो किसी भी तरीके के इंडियंस के सोशल और रिलीजियस कस्टम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये कहा गया कि इंडियंस को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनको भी हाई पोस्ट पे रखा जाएगा और मेरिट के आधार पर, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो भारतीय और काबिल होने के बावजूद उनको ऊंची पोस्ट नहीं मिलती थी। अब से ऐसा नहीं होगा। आर्मी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज्ड किया गया, मजबूत बनाया गया, क्योंकि ये रिवॉल्ट स्टार्ट ही आर्मी से हुआ था। इस वजह से इनको ये पता चल गया कि आर्मी को ज़रूरी है मजबूत बनाना। पहले ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन सोल्जर्स के कंपैरिजन में कम थे, अब इसको चेंज किया गया। अब ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो ज़्यादा किए गए और इंडियन सोल्जर्स जो है वो कम किए गए, और जितने भी हथियारों का कंट्रोल था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दिया गया। तो हम ये देखते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट काफ़ी हद तक ब्रिटिश एम्पायर को हिलाने में कामयाब रहता है, और क्वीन विक्टोरिया का ये प्रोक्लेमेशन इसीलिए आता है ताकि वो इंडियंस को शांत कर सके, इंडियंस को ये दिखा सके कि हम ब्रिटिशर्स भी आपकी फीलिंग्स का ध्यान रख रहे हैं, और इस चक्कर में ब्रिटिश क्राउन जो है वो सेफ रहे। तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं 1857 का जो रिवॉल्ट है वो ब्रिटिशर्स के मन में एक डर बनाने में कामयाब रहता है कि अगर रिवॉल्ट होता है तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब है नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, कि इस रिवॉल्ट का नेचर क्या था। जैसे कि यूरोपियन हिस्टोरियंस जो है वो इसको सिंपल म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज कहते हैं, यानी कि सिपाहियों द्वारा किया गया एक आम विद्रोह कहते हैं, वो इसके अलावा और कुछ नहीं कहते। लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो यूरोपियन हिस्टोरियंस के इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये जो रिवॉल्ट है इसका शुरुआत चाहे सिपाहियों ने करी थी, लेकिन इसमें सारे सेक्शन के जो लोग थे उनका दुख शामिल था। हर सेक्शन का लोग जो थे वो दुखी थे, चाहे वो राजा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ज़मींदार हो, चाहे वो आम जनता हो, हर व्यक्ति दुखी था। और इस वजह से सब लोगों का दुख जो मिलकर शामिल हुआ था इस रिवॉल्ट में, इस वजह से इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इसमें कहीं भी सिपाहियों का अकेले का दुख नहीं था। इसके अलावा जो रिवॉल्ट के जो रीजंस थे या मोटिव थे वो चाहे अलग अलग रहे हों, कि राजा का मोटिव अलग है, किसानों का मोटिव अलग है, लेकिन वो एकजुट क्यों हुए? क्योंकि उन सबको नफरत एक से थी, ब्रिटिशर्स से। उनका दुश्मन जो है वो एक था, और सबका यही मोटिव था कि इन ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकालना है। चाहे उनके दुखी होने का रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन उनका विद्रोह करने का रीज़न एक ही था कि इन ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकालना है। इस विद्रोह को जो है हर सेक्शन, सोसाइटी के हर सेक्शन का सपोर्ट मिला। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि लखनऊ के जो बोटमैन थे यानी नाविक जो थे, उन तक ने सपोर्ट किया। किस तरीके से? कि उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स को नदी पार करवाने से मना कर दिया। तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति, हर सेक्शन के लोग जो है कहीं ना कहीं रिवॉल्ट कर रहे हैं। और रिवॉल्ट में ज़रूरी नहीं है कि वो हथियार ये उठाए, रिवॉल्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे नाविकों ने उनको अपनी नाव में बिठाने से मना कर दिया। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि ये रिवॉल्ट सिर्फ सिपाहियों का रिवॉल्ट नहीं था, ये सारे भारतीयों का जो है उनका रिवॉल्ट था। ये जो स्ट्रगल था इसने एक बॉन्ड बनाया हिंदू और मुसलमानों के बीच में। ये दिखाई कि इन दोनों के बीच में यूनिटी है, क्योंकि इन दोनों ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट जो है लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध के अंदर 1,50,000 लोग मारे गए थे, और जिसमें से 1 लाख सिविलियंस थे। सिविलियंस यानी कि आम इंसान थे, सिपाही नहीं थे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये रिवॉल्ट सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी नहीं था, ये बहुत लार्ज स्केल पे फैला हुआ, जिसमें सारे सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक इनजस्टिस जो थी, जिसकी वजह से सब लोग दुखी थे, हर सेक्शन के लोग दुखी थे। इसी वजह से ये बहुत बड़ा रिवॉल्ट जो है हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर माना जाता है। ये दिखाता है कि किस तरीके से लोग एक्सप्रेस कर रहे थे कि हमें इस फॉरेन रूल से अपने आप को आज़ाद करना है, और इसीलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया।